अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। तो हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप होगा इस तरह का, मतलब कि ये एक सर्कुलर लूप है और इसमें करंट जारी है। तो हमने इसके थ्रू मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी करंट चलती है तो वो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड करती है। तो आज जो हमने करना है, क्या करना है कि एक सर्कुलर लूप लेना है, इसमें करंट चलानी है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी एक्सिस पे। ये एक्चुअली क्वेश्चन है, मतलब कि अगर ये मेरे पास सर्कुलर लूप है तो इसके थ्रू ये एक्सिस है। तो अगर मैं ये एक्सिस ले लूँ, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप, तो मुझे इस एक्सिस पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट लूप। मतलब कि ये एक्सिस ऐसे जा रही है इसके सेंटर के थ्रू, तो यहाँ पर मुझे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम सर्कुलर करंट लूप क्यों लेते हैं, हम रेक्टेंगुलर क्यों नहीं लेते हैं, हम ये जो स्क्वायर शेप्ड क्यों नहीं लेते हैं, हम सर्कुलर में ही इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो आपको पता है कि जब भी हमने कहीं पे मैग्नेट यूज़ करना होता है तो हम मैग्नेट के बजाय एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। मतलब कि हम करंट चलाने से मैग्नेट फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस करके वहाँ पर मैग्नेट बनाते हैं, उस मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आपने एक मेटालिक ये सिलेंडर लेना है, हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर वायर बाउंड करनी है और उस वायर में करंट पास करनी है। जब आपने यहाँ पर इसके ऊपर वायर बाउंड कर दी तो उसके थ्रू जब करंट चलाई तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो मैग्नेट जो अब बन गया, ये अब मैग्नेट बनेगा, तो वो जो मैग्नेट बनेगा अब, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि हम उतनी करंट कम रखेंगे या उतने ये जो लूप्स यहाँ पर बन रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो वो कम कर सकते हैं। तो एक्चुअली बात ये है कि ये आसान तरीका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का यही है कि आप एक हॉलो ये मेटालिक सिलेंडर लेते हैं, उसके ऊपर एक वायर को वाइंड करते हैं। तो जो वायर हम वाइंड करते हैं वो एक सर्कुलर लूप बना के दूसरा सर्कुलर लूप, फिर तीसरा सर्कुलर लूप, फिर चौथा सर्कुलर लूप बना देती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये पता चला कि एक सर्कुलर लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, फिर तो ये आसान है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी तरफ से हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जब एक की वजह से पता चला, हम देखेंगे इसमें कितने टर्न्स है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इट। तो दैट इज व्हाई वी हैव दिस टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। हम एक लूप से निकालेंगे, फिर जो हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, आसानी से जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं इस तरीके से जो मैंने बोला, तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड हम आसानी से निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाई वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। तो ये मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बनाया और इसमें करंट जा रही है आई इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन, और ये एक एक्सिस है विच इज़ अलोंग द एक्स एक्सिस। तो उस एक्सिस पे एक पॉइंट भी है जो कितनी दूरी पे है, एक्स की दूरी पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप। यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्कल यहाँ पर ऐसे है तो ये एक्चुअली यहाँ पर ऐसे है, तो ये ऐसे है, आपको ऐसे दिखेगा। तो ये जो एक्सिस है वो ये है, तो इस एक्सिस पे मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप। और ये पॉइंट जो पी है, मैंने क्या करना है कि मुझे अब पता है कि इसमें करंट जा रही है, इस लूप में करंट जा रही है इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर बियोट-सावर्ट्स लॉ यूज़ करता हूँ। तो मैं एक थोड़ा करंट एलिमेंट, मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लूँगा, यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट ले लिया, dl उसकी लेंथ होगी कितनी, dl। मुझे पता उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है, आप उस पॉइंट पे, उस dl पे आप एक टेंजेंट डाल दीजिए तो वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट देगा वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी टेंजेंट वो ये होगा। सो दिस इज एक्चुअली द dl करंट की डायरेक्शन यहाँ पर टेंजेंट। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर करंट लूप लिया है और ये मैंने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट लिया है और ये टेंजेंट है, तो ये उस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन देता है। और ये जो ये वाला है ये एक्चुअली r है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे है ये एक्चुअली।
तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मैं हर किसी व्यू से दिखाऊंगा आपको ताकि आपको पता चले कि ये लूप कैसी है। एक्चुअली ये वर्टिकल सर्कल है और ये जो यहाँ पर ये स्टिक है, दिस स्टिक गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट और डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट, एंड दिस स्टिक ये जो इधर की तरफ है दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर और आर कैप। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे है। तो यहाँ पर ये जो करंट एलिमेंट है डी एल लेंथ है उसकी, तो मैंने उस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर कैप वेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बियोट-सवार्ट्स लॉ यूज करके हम निकालते हैं वहां पर डीबी यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ द बियोट-सवार्ट्स लॉ। तो ये मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में दिखाया है, तो वो चीज़ पढ़िएगा पहले, उसके बाद ये देख लिए। इट इज़ एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ द बियोट-सवार्ट्स लॉ। तो आर कैप इज व्हाट, इट इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आर कैप किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और करंट एलिमेंट किस डायरेक्शन में, अलोंग द टेंजेंट। बता इनके बीच में एंगल क्या होगा, वो होगा 90। यहां पर आपको वो नहीं दिखेगा, वो यहां पर क्लियर हो जाएगा। ये जो है इट इज आर कैप वेक्टर, अलोंग दिस डायरेक्शन इट इज आर कैप वेक्टर, और दिस इज द टेंजेंट, दिस गिव्स द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ द करंट की डायरेक्शन यहां पर ये देगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, इट इज एक्चुअली 90 डिग्री। अगर आप देख लें तो यहां पर ये 90 डिग्री है। इसको मैं अगर नीचे भी कर दूं तो अगेन ये वाला प्लेन बनता है। आपको समझ में आ रहा है, ये वाला प्लेन बनेगा थोड़ा टिल्ट, तो 90 डिग्री। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये वाला प्लेन बनेगा 90। मतलब कि इनके बीच में ये करंट एलिमेंट है और ये डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या है, 90। बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आपको पता है कि डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल से लेके आर कैप की तरफ आपने राइट हैंड को मुड़ना है और थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर जो प्लेन लूंगा, जिस प्लेन में कौन कौन है, करंट एलिमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वाला वो प्लेन है, टिल्टेड माय हैंड, टिल्टेड पाम, तो इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज पर राइट हैंड थंब रूल। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जो प्लेन है, ये अगर आर कैप है तो इस डायरेक्शन में कौन है, इस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी perpendicular to this direction, to this plane, so this will be the direction of the magnetic field, dB1. What is dB1? It is the magnetic field due to this current element first. So this is the net magnetic field at this point. So इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो यहाँ पर देखेंगे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो यही होगी। It is perpendicular to this r cap as well as perpendicular to this current element। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख लेंगे तो ये वाला हमारा ये बनता है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ द dB वेक्टर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर हम dB1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, dB1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट फर्स्ट विल बी इक्विवेलेंट टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर कैप का तो मैग्नीट्यूड है 1, सो डीएल तो डीएल ही आ जाएगा। इसकी लेंथ, इस करंट एलिमेंट की यहाँ पर कितनी लेंथ है, तो आर कैप का मैग्नीट्यूड है 1। साइन इनके बीच में एंगल क्या है, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सो जो मैंने अभी दिखाया, सो साइन 90 हो गया 1, सो इट विल बी डीएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर स्क्वायर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट, बट कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। समझ में आया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला ये इस डायरेक्शन में निकला, इस डायरेक्शन में। सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, और मुझे पता है कि मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप ऑन द एक्सिस। क्या ये एक्सिस पे है, तो ये तो dB1 जो निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो इतना, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, बट ये अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं निकलता है, इट इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल थीटा। तो मुझे जो निकालना है वो एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ए कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में जाएगा और ए कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा।
तो आपको पता है कि इस dB1 का जो इस डायरेक्शन में जाएगा वो cos कंपोनेंट होगा, बिकॉज थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड cos कंपोनेंट। ये जो यहां पर आएगा दिस विल बी dB1x। What is dB1x? It is the magnetic field component of dB1 along x-axis। तो यहां पर जो कंपोनेंट निकलेगा इसका वो निकलेगा dB1y, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB1 along y axis। आपको पता है कि वी आर इंटरेस्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस, तो इस वाले में हम इंटरेस्टेड है। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो बताओ dB1 किसके बराबर निकलेगा? dB1 मगर along x एक्सिस वो dB1 ही होगा, बट cosine ऑफ द थीटा, बिकॉज थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड cos कंपोनेंट। सो ये निकलेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई dl बाई आर स्क्वायर। dB1 का मैग्नीट्यूड ही निकलेगा, बट कौन सा? cosine ऑफ थीटा, cos थीटा। और जो dB1 मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ दिस dB1 along y एक्सिस वो क्या निकलेगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई dl बाई आर स्क्वायर, यही मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, पर इसका कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट, साइन ऑफ द थीटा। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट along x axis, and this is the magnetic field due to the very same current element but along the y axis। तो ये याद रखना, इसलिए मैंने y सबस्क्रिप्ट लिखा और यहाँ पर x सबस्क्रिप्ट लिखा। तो अब मैंने यहाँ पर ये जो करंट एलिमेंट ले लिया, अब मैं इसके डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट लेता हूँ, मतलब कि यहाँ पर ये मैंने dB1 निकाला, अब यहाँ पर जो कंपोनेंट में ले रहा हूँ वो भी dl लेंथ का ही ले रहा हूँ, बट वो जो करंट एलिमेंट है वो है डायमेट्रिकली अपोजिट टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो बताओ उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? इसको मैं मिटा देता हूं अब, तो आप नोट करिएगा इसको। तो ये निकलेगा यहाँ पर dB1x जो अलॉन्ग x एक्सिस निकलता है। तो अगर आप देखेंगे ये अभी तक ऐसे था, तो अब मैंने इसको घुमाया 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 ताकि ये जो करंट एलिमेंट आया ये डायमेट्रिकली अपोजिट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि करंट एलिमेंट इज अगेन टैंजेंट बट डायरेक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड बट डायरेक्टिंग इनवर्ड्स, तो इस डायरेक्शन में है, और ये जो है ये तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है वो ये है, और ये जो आर वेक्टर है वो तो ये आएगा फिर से। समझ में आया? तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलने वाला है, सो दिस इज आर और दिस इज डीएल, डीएल क्रॉस आर, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा बट डायरेक्टिंग दिसवर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो आर कैप है आपका, आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है आपका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए, उसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस आर के परपेंडिकुलर आ जाएगा। चलो उसका नाम रखते हैं हम dB2, dB2। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका भी मैग्नीट्यूड यही होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई dl बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर भी वही है और करंट भी वही जा रही है और करंट एलिमेंट भी वही है, बट इट इज नाउ अपोजिट टू द फर्स्ट करंट एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम इस dB2 को भी रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में जाएगा dB2y, और एक इस डायरेक्शन में आएगा, वो क्या आएगा? dB2x। इसका मतलब यह है कि जब हमने इसके डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट ले लिया तो उसने जो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया वो उसको जब हम रिजॉल्व करते हैं तो जो y कंपोनेंट है वो पहले वाले y कंपोनेंट को बैलेंस करके किल हो जाते हैं, क्योंकि दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, और जो x वाला कंपोनेंट है वो पहले वाले x कंपोनेंट के साथ एड अप हो जाते हैं। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड निकलने वाला है वो x एक्सिस के थ्रू जो कंपोनेंट निकलते हैं उनका समेशन आ जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे dB2 बट अलॉन्ग x एक्सिस, बताओ वो क्या निकलेगा? वो यही निकलेगा, बट दैट विल बी अगेन कोसाइन ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई dl, सेम करंट एलिमेंट सेम दूरी पे, बट इट विल बी कोसाइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये भी थीटा बनाएगा। तो dB2 इस मैग्नेटिक फील्ड
ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है ड्यू टू द डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट, उसका जो y कंपोनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, म्यू नॉट आई, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, dl/r², इट विल बी साइन थीटा। बताओ ये जो y कंपोनेंट निकला ड्यू टू दिस सेकंड करंट एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, तो वो उसका साइन कंपोनेंट और पहले वाले का साइन कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन किल हो जाएंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा ड्यू टू टू डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स, ड्यू टू टू डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स, वो क्या आएगा, dB1x प्लस dB2x, क्योंकि दोनों अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो एड अप हो जाएंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलने वाला है ऑन एक्सिस वो किस तरह से निकलेगा, दैट विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस विल बी ड्यू टू cos components of every तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलने वाला है इस एक्सिस पे वो किन कंपोनेंट्स की वजह से होगा, कोसाइन कंपोनेंट्स की वजह से, क्योंकि साइन कंपोनेंट जब डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लेते हैं वो एक दूसरे को के इक्वल होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन किल हो जाते हैं। पर अगर उन्हीं डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स के जो मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं उनके कोसाइन कंपोनेंट्स लेते हैं वो एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं इन अलोंग द पार्ट टू डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस और वो एड अप हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये लिखा नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस विल बी ड्यू टू द कोसाइन कंपोनेंट्स ऑफ एवरी करंट एलिमेंट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ x एंड r लिखने वाले हैं। बताओ ये जो cos थीटा है ये किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ r एंड x, तो ये लिखना चाहेंगे हम। तो यहां पर मुझे पता ये कितना है थीटा, तो ये 90 है तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही है ना बात, तो ये दो भी तो 90 पे है तो ये कितना होगा, ये वाला थीटा होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट विल बी थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो बता ये बेस बनी, ये परपेंडिकुलर बना और ये हाइपोटेन्यूज बना। बताओ cos थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, कैपिटल आर। बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है, स्मॉल आर। सही है, तो कैपिटल आर लिखेंगे। बताओ स्मॉल आर को अब कैपिटल आर और एक्स में लिखो। हमें पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1/2 because this is hypotenuse. Hypotenuse square will be equal to r square plus x square, but हमें hypotenuse square नहीं चाहिए, हमें hypotenuse चाहिए, तो स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। तो अगर अब आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकलने वाला है वो एक्स कंपोनेंट्स की वजह से निकलने वाला है, तो वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर कोसाइन ऑफ थीटा। वो कोसाइन ऑफ थीटा के बदले ये लिखेंगे, तो dB1x किसके बराबर निकलेगा, dB1x। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं वहां पर लिखूंगा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। अब dB1x क्या निकलेगा, पहले कंपोनेंट का x कंपोनेंट, पहले जो मैंने करंट एलिमेंट ले लिया उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उस मैग्नेटिक फील्ड का x कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आता है ऑन द एक्सिस। वो कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई dl उस करंट एलिमेंट की लेंथ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा के बदले लिखेंगे r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1/2। मगर आपको पता है कि ये जो आर स्क्वायर है दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर के बदले में लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले ही लिखा है, इसको एक और ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा +1, वो बनेगा 3/2। आपको ये समझ में आ गया।
क्योंकि जो यहां पर आर स्क्वायर निकलने वाला था स्मॉल आर स्क्वायर, उसके बदले आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो तो यहां पर लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1/2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1, बेसर से पावर साइड एडेड, वो बन जाएगा 3/2। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट करंट एलिमेंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो सेकंड करंट एलिमेंट जो मैंने ले लिया उसका भी एक्स कंपोनेंट आएगा, वो भी यही आएगा। फिर तीसरा करंट एलिमेंट लेंगे तो उसका भी एक्स कंपोनेंट यही आएगा। तो इसका मतलब यह है कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट हम हर किसी करंट एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकलने वाला है उसके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करते जाएंगे, बट वो सारे के सारे एक्स एक्सिस के अलग हो रहे हैं, तो हमें यहां पर इंटीग्रेशन का कांसेप्ट यूज नहीं करना है, उससे तो बच जाएंगे। यहां पर सीधे हमने समेशन करना है, क्योंकि एवरी करंट एलिमेंट इज एवरी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्शन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये db1x है, यही है db2x, यही है db3x, dbnx, जितने भी यहां पर मैं करंट एलिमेंट्स ले रहा हूं, उन सारे करंट एलिमेंट्स की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकलने वाला है, उस मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो वो ये निकलता है हर किसी एलिमेंट का, तो उनको समेशन करिएगा। दैट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस ड्यू टू दिस करंट लूप। Therefore, net magnetic field on the x-axis comes out to be db1x plus db2x plus db3x plus dbnx। Are you getting me? हर किसी कंपोनेंट का x का, हर किसी मैग्नेटिक फील्ड जो निकलता है उसका x कंपोनेंट ले लो, तो वही उनको ऐड कर लो, तो वही नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकलेगा। पर आपको पता है कि हर किसी एलिमेंट का जो है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πL आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ पावर 3/2 कॉमन निकलेगा, और यहाँ पर dl निकलेगा प्लस dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl, वही है हर किसी का। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4π, क्योंकि एक करंट एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो यहाँ आता है, आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ पावर 3/2, ये हर किसी में है। तो फिर dl आएगा, चलो मैं इसको dl1 लिखूंगा, पहले करंट एलिमेंट की dl1, तो दूसरे करंट एलिमेंट की dl2 प्लस dl2 करंट लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट प्लस dl3 प्लस dln। सो ये आएगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 4π आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ड पावर 3/2। बताओ dl1 प्लस dl2 प्लस dl3 प्लस dl4 सारे करंट एलिमेंट्स की लेंथ जब तक ये पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएंगे ओवर द होल करंट सर्कुलर लूप, वो क्या आ जाएगा, वो तो सरकमफ्रेंस आ जाएगा, वो कितना हो गया 2πr। बताओ ये कितना आ गया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर एंड आर हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π और 2π, पाई गया 2 r4, ये बनेगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ पावर 3/2। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकलेगा। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर हमने आई कैप लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट लूप ऑन इट्स एक्सिस। हाउ मच इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ पावर 3/2 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आपको ये चीज दिख ही नहीं रहा है तो मैं यहां पर लिखूंगा, ये निकला नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। हाउ मच इट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। ये आर क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ दिस लूप, ना कि ये आर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ, वो नहीं है यहाँ पर। एंड 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर इज अगेन द रेडियस ऑफ दिस लूप। व्हाट इज एक्स? एक्स इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप। तो रेज़ पावर 3/2 दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस व्हेन द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज फैशन। तो जब एंटी क्लॉकवाइज में जाती है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। तो आपको ये बोलेगा कि सर अगर सेंटर पे निकालना होगा ऑफ दिस लूप, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बताओ उस टाइम एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि एक्स इतना है, जब सेंटर पे आ जाएगा
जाएगा तो 0 आ जाएगा x की वैल्यू। तो यहाँ पर ये स्पेशल केस बनता है। एट सेंटर x जो है, ये पॉइंट जो P है, ये कहाँ पे आ जाएगा, एट द सेंटर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो तो 0 आ जाएगी। 0 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट लूप एट द सेंटर, चलो नेट नॉट में लिखता हूँ यहाँ पर, नॉट मीन्स एट द सेंटर, वो कितना निकलेगा, म्यू नॉट I, ये बन जाएगा नीचे 2, ये r स्क्वायर रेज़ पावर 3/2, स्क्वायर एंड स्क्वायर गॉन, ये बन जाएगा r क्यूब, पर ऊपर r स्क्वायर है तो नीचे आ जाएगा r। सो दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड at the center of the current loop. How much it is? Mu naught I divided by 2r। ये चीज याद रखिएगा, ये आगे काम आ जाएगा आपको। तो ये जो है, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट लूप। मतलब कि ये जो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। तो यहाँ पर जब करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन कुछ ऐसे निकल रहा है। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ पावर 3/2, वेयर x इज नथिंग, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप। अगर सेंटर में ले लें कि सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, वो निकलता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, ये चीज याद रखिएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकलता है ये आगे हमें काम आ जाएगा सोलेनॉइड में। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।